नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न सब्जेक्टिव होने वाले हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। देखते हैं अब यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जनसांख्यिकी क्या है और माल्थस की परिभाषा क्या है। हम जनसांख्यिकी को समझेंगे और माल्थस जनसांख्यिकी के बारे में उन्होंने क्या विचार रखे हैं उसको समझेंगे। देखते हैं। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी मानव आबादी का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसे हिंदी में जनांकिकी भी कहा जाता है। यह शब्द यूनानी शब्दों डेमोस यानी लोग और ग्राफीन यानी वर्णन से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का वर्णन। यहाँ पे डेमोग्राफी शब्द को आपको अच्छे से समझाया गया है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या के आकार, जन्म, मृत्यु, प्रवासन और संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जनसांख्यिकी में हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जनसंख्या मतलब संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जन्म, कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितनों की मृत्यु हुई है, किस एरिया में उनकी संख्या अधिक है, किस एरिया में कम है, इन सभी चीज़ों को हम जनसांख्यिकी में पढ़ते हैं। डिटेल्ड जो है अध्ययन किया जाता है। माल्थस इस विषय में क्या सोचते हैं वो देखते हैं। माल्थस ने परिभाषा क्या दी है, माल्थस की परिभाषा देखते हैं। माल्थस ने जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने जनसंख्या और जो संसाधन है उनके बीच जो है असंतुलन कैसे होता है, एक दूसरे को वो कैसे प्रभावित करते हैं, उसको समझाया है। उनके अनुसार जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि गुणात्मक दर से होती है, जैसे 2, 4, 8, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह बढ़ता है। जबकि खाद्य और अन्य संसाधन केवल अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं, 2, 4, 6, इस तरह। ठीक है। यह असंतुलन भविष्य में भुखमरी, महामारी और युद्ध जैसे समस्याओं का कारण बन सकता है। माल्थस का सिद्धांत क्या है? माल्थस ने कहा है कि मानव जनसंख्या कृषि उत्पादन से अधिक तेजी से बढ़ता है। चूंकि संसाधनों की वृद्धि जनसंख्या से पीछे रहती है, मनुष्य हमेशा गरीबी और संसाधनों की कमी का सामना करेगा। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ही समृद्धि का एकमात्र उपाय है। तो माल्थस की जो परिभाषा है और उनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जनसंख्या क्या है, वो गुणात्मक दर से बढ़ती है, यानी वो बहुत तेजी से बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह। और जो हमारी संसाधन है वो तुलनात्मक रूप से, अगर हम तुलना करें जनसंख्या से, तो वो बहुत धीरे बढ़ती है। अब वो अपना सिद्धांत ये रखता है कि यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या में नियंत्रण नहीं किया गया, तो जो हमारा उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, जो हमारा संसाधन है, वो तो हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें हमें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, युद्ध होंगे, है ना। संसाधनों को पाने के लिए हम लड़ाइयाँ करेंगे और हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे। इन सब चीज़ों में ही फंसे रहेंगे, गरीबी, लड़ाइयों में ही फंसे रहेंगे, हम कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां या समूह उच्च जातियों के विचारों, आदर्शों, रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न वर्ग उच्च वर्ग की सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण करता है और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर क्या होता है, संस्कृतिकरण में
जो निम्न जातियां होती है वो समाज में जिन जातियों को उच्च माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, उनके रीति रिवाज, उनके जीवन शैली, उनके तरीकों को अपनाती है और अपने रीति रिवाज तरीकों को छोड़ती है। और यही ये माना जाता है कि वो और ज़्यादा वो संस्कृति, उनका संस्कृतिकरण हो रहा है, ये माना जाने लगता है। अब इसकी आलोचना देखते हैं। इसमें संस्कृतिकरण की आलोचना है कि पहला है असमानता का प्रोत्साहन। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उन संरचनाओं को मान्यता देती है जो असमानता और भेदभाव पर आधारित है। यह समाज में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर है कि निम्न जातियां या समूह उच्च जातियों के विचार, आदर्श, रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाने लगती है संस्कृतिकरण में। इसमें क्या होता है, ये असमानता को किस प्रकार प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि आप जब ये मान रहे हो कि मैं निम्न जाति से हूँ और मेरा जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो उच्च जातियों के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी संस्कृतियों से। तो आप क्या है, समाज में असमानता को बढ़ावा देता है ये, क्योंकि हम खुद की जो है वो इज्जत ना करके दूसरों को श्रेष्ठ मानना शुरू करते हैं और ये ऊंच नीच को भी बढ़ावा देता है। चलिए, भेदभाव और शुद्धता की भावना या उच्च जातियों को निम्न जातियों से श्रेष्ठ मानने का कारण बनता है, जिससे भेदभाव और समाज में शुद्धता की भावना मजबूत होती है। दहेज प्रथा का प्रोत्साहन। दहेज संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियां भी उच्च जातियों की प्रथा को अपनाते हैं, जैसे दहेज की प्रथा जो असमानता को बढ़ाती है। ठीक है, ये दहेज, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो निम्न जातियां हैं वो अपनी संस्कृति को हटा देते हैं और ये मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, और उच्च जातियों के लोगों के कल्चर को अपनाना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण के तौर में हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें बतलाया, अरे अंग्रेज़ी ही सब कुछ है, अंग्रेज़ी अगर आपने सीख ली तो बहुत अच्छी बात है, ये ठीक है। उन्होंने बताया, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की। उसके बाद फिर भारत में अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी ये मान्यता अभी तक घर की हुई है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो आप बहुत अच्छे हो, आप चम्मच से खाना खा रहे हो, आप अंग्रेज़ों की तरह रहन सहन है आपका, आप बहुत अच्छी बात है। वो प्राउड फील होता है ना। और हम लोग जो है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं नीचा मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भेदभाव है वो दोनों ही वर्ग के लोगों में आने लगता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है परिवार से। देखते हैं परिवार क्या है। परिवार सामाजिक संस्था है जिसमें लोग आपस में रिश्तों के आधार पर जुड़े होते हैं। यह बच्चों के पालन पोषण, सामाजिक और आर्थिक सहायता देने और जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने भारत में परिवार के जो प्रकार होते हैं उसके आधार जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसको मैंने एकदम शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। जैसे पॉइंट वाइज मैंने इसको रखा है। भारत में परिवार के प्रकार क्या है। नाम के आधार पे, वंश के आधार पे दो प्रकार है, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार क्या होता है, वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार पिता के परिवार से होता है। ठीक है, पिता के बाद बेटे को वो अधिकार मिलेगा, बेटे के बाद उसकी बेटे को वो अधिकार मिलेगा। तो पितृवंशीय परिवार जो हम कॉमन देखते हैं हमारे समाज में। फिर मातृवंशीय परिवार, इसमें वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार माँ के परिवार से होता है। माँ के बाद बेटी को अधिकार मिलेगा, बेटी के बाद उसकी बेटी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मातृवंशीय परिवार जो कि कुछ जनजातियों में देखने को मिलता है। दूसरा है विवाह संबंध के आधार पर। एक विवाही परिवार यानी एक व्यक्ति यानी एक पत्नी या एक पति से विवाह होता है।
दूसरा बहुविवाह परिवार, एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। और यहाँ पर एक और है विवाही परिवार, केवल पति और पत्नी होते हैं। ये उतना क्लियर नहीं है, देखते हैं आगे। तीसरा है निवास स्थान के आधार पर, आप कहाँ पे रहते हैं उस आधार पर भी परिवार को बांटा गया है। देखिए, यह है मातृ स्थानीय परिवार, पति अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना घर जमाई, उस तरीके से, ठीक है। तो पति विवाह के बाद अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, वो मातृ स्थानीय परिवार होता है। और पितृ स्थानीय परिवार क्या होता है, पत्नी अपने पति के परिवार में रहती है, जो कॉमन देखा जाता है, मतलब जो जो ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। पत्नी अपने पति के परिवार में चली जाती है। फिर नव स्थानीय परिवार, नव विवाहित जोड़ा स्वतंत्र रूप से एक नया घर बनाता है और वहीं पे निवास करता है। फिर चौथा जो है सदस्य संख्या के आधार पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एकाकी परिवार, जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं, वो भी अविवाहित बच्चे, ठीक है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, अविवाहित होते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, और इसे कहते हैं एकाकी परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता दादा दादी चाचा चाची आदि सभी एक साथ रहते हैं। पांचवा है सत्ता या अधिकार के आधार पे, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक में परिवार में पुरुष प्रमुख होता है, मेन होता है, और मातृसत्तात्मक परिवार में महिलाएं जो होती है वो प्रमुख होती है, वो मेन होती है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है संयुक्त परिवार और एकल परिवार के लाभ और हानियां। हमने समझ लिया संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर क्या है। अब देखते हैं उसके लाभ और हानि क्या है। संयुक्त परिवार का लाभ, सामूहिक संसाधन उपयोग, आर्थिक मदद, गृह कार्य और बच्चों की देखभाल में सहयोग मिलता है, भावनात्मक समर्थन होता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, सामाजिक सुरक्षा, जिम्मेदारी साझा होती है जिसमें व्यक्तिगत बोझ कम होती है, ठीक है। बच्चों का बेहतर पालन पोषण, वे विभिन्न पीढ़ियों से संस्कार और जीवन अनुभव प्राप्त करते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ रहते हैं और बहुत सारे उनको जो है संस्कार मिलते हैं और अलग अलग पीढ़ियों के बारे में वो जान सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, संसाधनों का सामूहिक उपयोग होता है, आय का स्रोत बढ़ता है, कोई एक कमाने वाला ऐसा नहीं होता है कि कमाने वाला बस एक है और उपभोग करने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो अर्न करते हैं वो उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है और सपोर्ट होता है, ठीक है। सामाजिक बंधन, रिश्तेदारों के बीच सहयोग और प्रेम बढ़ता है। हानियां क्या है, स्वतंत्रता की कमी, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, क्योंकि आपके परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे तो स्वतंत्रता तो मिल नहीं सकती। आपसी संघर्ष, संपत्ति या अन्य मुद्दों पर झगड़े हो सकते हैं। मूल्य प्रणाली का अंतर, विभिन्न पीढ़ियों के विचारों का टकराव है। निर्णय में देरी, परिवार में अधिक सदस्य होने पर निर्णय लेने में देरी होती है। लोग परिवार में ये होता है ना कि अरे उनसे पूछ लो, आप कोई भी डिसीजन लेने में क्या है कि क्या करना है आगे, बाहर जाना है या नहीं जाना है, आप मम्मी से पूछोगे, मम्मी पापा से पूछेंगे, पापा दादाजी से पूछेंगे, दादाजी चाचा जी से पूछेंगे, तो ये निर्णय में देरी होती है। फिर संकीर्ण सोच, व्यक्तिगत इच्छाओं को दबा दिया जाता है। आगे देखते हैं एकल परिवार के लाभ और हानियों के बारे में देखते हैं। एकल परिवार में लाभ क्या है, स्वतंत्रता और गोपनीयता, सदस्य अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब कोई भी अपने विचार आप पर रखने के लिए नहीं आएगा, आप फ्री होते हो। निर्णय में त्वरिता, कम सदस्य होने के कारण जल्दी निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है। निजी जीवन में सहजता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मानसिक शांति रहती है, अकेले हो तो बिल्कुल। संसाधनों का केंद्रीकरण, खर्चों को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि कमाने वाला बस एक पर्सन ही होगा या फिर दो पर्सन ही होंगे, या तो माता अर्न कर रही होगी या तो पिता अर्न कर रहे होंगे या फिर दोनों अर्न कर रहे होंगे, लेकिन जॉइंट फैमिली के तुलना में यहाँ पे अर्निंग कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है,
बचत करके आगे चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आगे कुछ समस्या हो तो भी आपको ही संभालना है। चलिए, हानियाँ क्या है? सहायता का अभाव, संकट के समय परिवार के बाहर से मदद नहीं मिलती है। अकेलापन और मानसिक तनाव, छोटे परिवार में अकेलापन महसूस हो सकता है और मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। सामाजिक नेटवर्क की कमी, बच्चों को विस्तृत पारिवारिक नेटवर्क का अनुभव नहीं मिलता है। बच्चा बस माता पिता के साथ ही रह पाता है, तो वो टीम वर्क कैसे होता है वो समझ नहीं पाता है। आर्थिक दबाव, दोनों पति पत्नी पर वित्तीय जिम्मेदारी होती है जो दबाव बना देती है। पारिवारिक रिश्तों में कमी, एकल परिवार में रिश्ते इतने गहरे नहीं होते हैं क्योंकि उनको एक साथ ग्रुप में रहने की आदत नहीं होती है। उनको संघ में कैसे काम करना है, उनका उनमें जो गुण है उसकी कमी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जनजाति की परिभाषा। तो जनजाति क्या है उसकी परिभाषा को जानते हैं। जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसमें लोग एक ही नाम, भाषा और संस्कृति से जुड़े होते हैं। ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और अपनी परंपराओं, विवाह, व्यवसाय और अन्य सामाजिक कर्तव्यों को लेकर विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनजाति शब्द एक सामाजिक समूह के लिए किया जाता है जिसमें लोग एक ही नाम के होते हैं, मतलब एक ही नेम से उनको पहचाना जाता है। उनकी अपनी भाषा होती है, अपना कल्चर होता है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो उपस्थित रहते हैं। जैसे संथाल जनजाति है, जब इसका नाम आता है तो हम इसे झारखंड से जोड़ते हैं। आप परंपराएं होता है, विवाह होता है, व्यवसाय, वो भी विशेष होता है इनके। मजूमदार के अनुसार क्या जनजाति है? मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों के एक समूह का संकलन होता है जिसमें एक सामान्य नाम होता है। सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जैसे मैंने अभी बताया। सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ निश्चित निषेधात्मक नियम होता है। जो चीज़ें मना की गई है तो कोई किसी एक परिवार को नहीं, पूरे जनजाति के लिए वो चीज़ निषेध होता है, उसको करना मना होता है। परस्पर कर्तव्यों की एक विकसित व्यवस्था होती है। इस प्रकार जनजाति का अस्तित्व उसके सांस्कृतिक और सामाजिक नियमों के आधार पर होती है। आगे देखते हैं जनजाति की विशेषताएं। सामान्य भाषा और संस्कृति, जैसे मैं हमने देख लिया ऊपर। अंतर्विवाह और विवाह के विविध रूप। विशिष्ट नाम और पहचान, जनजातियों के पास एक विशिष्ट नाम होता है और उसकी पहचान होती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। राजनीतिक इकाई होती है। जनजातियां अपने अंदर एक सशक्त राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का पालन करती है जिसमें एक नेता या परिषद होता है। ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उनका एक अपना व्यवस्था होता है। सामान्य निषेध, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उसमें जो भी चीज़ मना किया जाता है, जो भी चीज़ निषेध होता है, वो सभी उसको फॉलो करते हैं। निर्धारित भूभाग और विशिष्ट धर्म। अब जनजाति, अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति से ही रिलेटेड है ये। जनजाति समाज में विवाह की विभिन्न पद्धतियाँ देखते हैं। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है, जिसको अगर आप पॉइंट वाइज समझ जाओ तो इसको डिटेल में आप शब्दों को बढ़ाकर लिख सकते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। सेवा विवाह, लड़का विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है, जैसे कुकी जनजाति। और अगर लड़की के माता पिता को लड़का पसंद आता है, उस गुणों के आधार पे पसंद आता है, तो फिर विवाह संपन्न हो सकता है। परीक्षा विवाह, लड़के को अपनी शारीरिक क्षमता साबित करने के लिए परीक्षा देनी होती है, जैसे भील जनजाति में। विनिमय विवाह, लड़के को अपनी बहन का विवाह कन्या के भाई से करना होता है, जैसे बैग बिरहोर जनजाति। इसमें थोड़ा और डिटेल ऐड करने की आवश्यकता थी कि यहाँ पर क्या होता है कि लड़का जिस लड़की से विवाह कर रहा है उसके ही परिवार में अपनी बहन को भी ब्याह देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही परिवार में दो शादियाँ हो जाती हैं, तो विनिमय विवाह में ये होता है। फिर हरण विवाह, लड़का लड़की को बलपूर्वक लेकर
विवाह करता है, जैसे संताल, बहुजन जाति इत्यादि। हठ विवाह, लड़की लड़के के घर में घुस बैठती है जब तक विवाह नहीं हो जाता है उस जिद से। संताल, माफ कीजिएगा, बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह, लड़का और लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं, जैसे हो भील जनजाति में। ठीक है, ये जो है ये इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मत लिखिएगा। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशों को वैश्विक स्तर पर समान अवसर, संसाधन और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भूमंडलीकरण ने व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान बढ़ा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। सूचना और तकनीकी क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव रहा है, जिससे दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान तेज और सस्ता हो गया है। हालांकि भूमंडलीकरण से कुछ देशों को फायदा हुआ है, वहीं कुछ देशों में असमान विकास हो सकता है। छोटे उद्योग और किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं और कुछ देशों की सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। तो भूमंडलीकरण में क्या होता है, एकदम सिंपल में समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग देश है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पे जुड़ते हैं और यहाँ पे बिजनेस भी बहुत इजी होता है, आसान होने लगता है। लोग सांस्कृतिक तौर से तो जुड़ते ही एक दूसरे की संस्कृति के बारे में भी जानने लगते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ना कि हमारे भारत में हम अपने पहनावे में बदलाव हमने अपने पहनावे में बदलाव कर लिया है। हम बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर को सीख रहे हैं और बाहर के देश भी हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को सीखते हैं, है ना। और आर्थिक जो है वहाँ की कंपनी हमारे यहाँ आ रही है, हमारी कंपनीज जो है वो दूसरे देशों में जा रही हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग देशों में जो संबंध है वो उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध जो है वो प्रगाढ़ होते हैं, जैसे कुछ देशों को तो बड़ा फायदा होता है, वो आगे बढ़ते हैं और अन्य देशों के संसाधनों का उपभोग कर पाते हैं, उनको खरीदते हैं और अपने उत्पादों को दूसरे देशों में बेच पाते हैं। लेकिन कहीं किसी देशों में कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। चलिए देखते हैं फिर आगे। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के अनुसार बाजार क्या है? उत्तर, समाजशास्त्र के अनुसार बाजार वह सामाजिक संरचना है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और यह एक स्थान है जहां विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार, मूल्य निर्धारण और उपभोग समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच होती है। बाजार समाज में उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण घटक होता है और यह सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों का स्थल है बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों को भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बाजार में क्या होता है, हम मूल्य के बदले सेवाओं या वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, हम पैसे देते हैं और या तो सेवा या फिर वस्तु को प्राप्त करते हैं और ये जो है समाज में अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ने का एक तरीका भी है। चलिए, सामाजिक परिवर्तन में दूरसंचार की भूमिका। भारत में दूरसंचार का सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे संचार साधनों ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इन साधनों के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ने में आसानी हुई है, जिससे विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान तेज हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के सोचने के तरीके और मानसिकता में बदलाव आया है। दूरसंचार ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे हर किसी को जानकारी प्राप्त करने का समान अवसर मिला है। इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है और समाज में विकास के नए अवसर
खुले दूरदर्शन और अन्य संचार साधनों ने लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद की है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि हुई। इजी शब्दों में जो जनसंचार है या फिर दूरसंचार आदि जो है, उसने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में बहुत सहायता की है, और सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, अलग अलग देशों को भी एक दूसरे से जोड़ा है इसने। ठीक है, अब ये हमने ये प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं शॉर्ट टॉपिक्स। यहाँ पे मैंने जो थोड़े विस्तार से समझाने वाले प्रश्न थे उसको मैंने समझा दिया, और मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक रखे हुए हैं जिसको हम जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं। अब हरित क्रांति के बारे में इसमें दिया हुआ है। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति एक प्रक्रिया थी जो 1966-67 में भारत में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें नई तकनीक, अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था और किसानों को मदद देने के उपाय बनाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता से बचाना। डॉक्टर एम.एन. स्वामीनाथन को इस क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इससे भारतीय कृषि में सुधार हुआ और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब देखते हैं कि टैबू किसे कहते हैं। टैबू का मतलब है किसी समाज या समूह द्वारा कुछ क्रियाएं, वस्तुओं या व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाना। यह प्रतिबंध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारणों से होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ जनजातियां विशिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं खाती या विशिष्ट विवाह नियमों का पालन करती है। टैबू का उल्लंघन करने पर समाज में निंदा या दंड होती है। तो टैबू वो चीज़ होती है जिसमें जो निषेध होता है, कुछ चीज़ें जिसका निषेध होता है, मना होती है उन जनजातियों में या उस ग्रुप में करना, उसे कहते हैं टैबू। अछूत। अछूत किसे कहते हैं? अछूत वह व्यक्ति या समुदाय होता है जिसे समाज में निम्न जाति माना जाता है या निम्न माना जाता है, और जिसे सामाजिक, धार्मिक या जातिगत कारणों से भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। भारतीय जातिवाद व्यवस्था में अछूतों को दलित भी कहा जाता है और उन्हें कई सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। हालांकि भारतीय संविधान ने उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं और समाज में उनकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। टोटमवाद से क्या अभिप्राय है? टोटमवाद से अभिप्राय है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों में। टोटमवाद से अभिप्राय है एक धार्मिक और सांस्कृतिक विकास प्रणाली जिससे जनजातीय समाज पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां आदि को अलौकिक शक्तियों से जुड़े हुए मानते हैं। इन प्राकृतिक तत्वों को टोटम कहा जाता है और इन्हें विशेष श्रद्धा और सम्मान दिया जाता है। दुर्कीम के अनुसार अधिकांश जनजातियों में टोटमवाद धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें ये प्राकृतिक शक्तियां उनके जीवन और संस्कृति के अभिन्न अंग बन जाता है, जिनका पूजा और सम्मान करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। तो टोटमवाद को प्रकृति पूजा से आप जोड़कर देखिए, वो होता ही है। फिर युवाग्रह क्या होता है? युवाग्रह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो आदिम समाज में युवकों और युवतियों को उनकी जनजातीय संस्कृति से परिचित कराती है। यहाँ सामुदायिक एकता बढ़ती है और युवाओं को उपयुक्त जीवन साथी प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त मिलता है। यह मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र भी होता है। विभिन्न जनजातियों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुंडा जनजाति में इसे गतिओरा बोला जाता है, गोंड जनजाति में घोटुल बोला जाता है, उरांव जनजाति में धुमकुरिया कहा जाता है। मैंने आपको घोटुल समझाया है पिछली वीडियो में, उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे नाम को भी याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। इसमें लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते थे। आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी। इसके परिणाम स्वरूप 1980 में वनों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया गया। चिपको आंदोलन ने वन संरक्षण अधिनियम को प्रेरित किया और इसे सम्यक जीविका पुरस्कार भी मिला। यह पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अब फिर देखते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज
की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को समाप्त करना था और समाज में समानता की स्थापना करना था। दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने और स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। फिर देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय अपने पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार और उत्थान हेतु अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने सती प्रथा को अमानवीय बताया और बाल विवाह के विकास में तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय का दृढ़ संकल्प था कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों ही स्त्रियों के अधिकारों के लिए ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों में ही स्त्रियों के अधिकारों के लिए काम किया गया और हिंदू धर्म के में जो आडंबर ये सब व्याप्त हो गए थे, जो चीज़ें बाहर से जोड़ दी गई थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। फिर लैंगिक विषमता क्या है? लैंगिक विषमता का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव। या दो रूप में होता है। जैविक लैंगिक विषमता जो शारीरिक भिन्नताओं को दर्शाती है, और सामाजिक लैंगिक विषमता जो समाज द्वारा लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव है। सामाजिक लैंगिक विषमता में महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार और अवसर मिलते हैं। शिक्षा, कार्यक्षेत्र और घरेलू कामों में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास में भी रुकावटें आती हैं। और ये हमने अपने जो शॉर्ट टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होती है। मैंने इस वीडियो में प्रश्न को जल्दी से समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।